मेरी डायरी की शायरी में तू बसी, मैंने देखी नारी काफी पढ़ना तू कहीं। मेरा दिल हुआ दीवाना ढूंढता बहाना के ये तुझसे चुपके मिल सके। तो ब्रो लास्ट 9 में से एक टेस्ट मैच जीते हम लोग। और मैं थोड़ा टाइम पहले, मेरे को लास्ट टाइम ठाकुर ने एक लाइन बोली थी एपिसोड में, जहां उसने बोला था कि अगर भाई किसी से पूछे कि लास्ट 9 में से एक टेस्ट मैच जीती है कोई टीम, तो कोई भी सोचेगा वेस्ट इंडीज बांग्लादेश होगी। तो मैं एक्चुअली में सोचने लगा कि हाँ यार, ऐसी अभी रिसेंट टाइम में लास्ट 9 या 10 टेस्ट मैचेस में किसने जीता है। भाई तू मानेगा नहीं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तक हमसे आ गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि यार ऐसी क्या बात होगी। तो मैंने बात रेडिट वगैरह पे डाली थी, इंटरनेट पे डाली थी, तो बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं नहीं भाई, ये तो हमारे लिए टफ टूर थे इसीलिए, जबकि एक ही टफ टूर था। लिटरली हम तो घर पे 3-0 हुए थे। लेकिन अपने आज रोने धोने वाला काम नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा रैंट वाले जोन में स्पेशली मैं तो बहुत ही ज्यादा रैंट वाले जोन में चला गया था। मैंने जाके वीडियो देखा, मैं बहुत बार बेचारे ठाकुर को काट रहा था बीच में से। ठाकुर बोलता रहता मैं हर वीडियो में ऐसा करता, बट मेरे को लगता है मैंने सिर्फ उसी वीडियो में किया था। लेकिन मुद्दे पे आते, तो आज बेसिकली हमने सोचा कि टॉप ऐसे 5 रीजंस बताएंगे कि क्यों रिसेंट टाइम में इंडिया का टेस्ट टीम का सिचुएशन इतना खराब है। और बेसिक रीजंस तो बताएंगे, लेकिन उस रीजन में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। बहुत सारे रीजंस आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होंगे, लेकिन उसकी गहराई कितनी खतरनाक है वो आपको अब पता चलेगी। तो ठाकुर, पहले तो सबसे पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये कहना सही होगा कि हमारी हालत बहुत पतली है टेस्ट मैचेस में? मतलब इसमें भाई ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ये तो पूरा एकदम क्लियर फैक्ट है कि हमारी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। बात करें टेस्ट मैचेस की तो, क्योंकि यार अब सबसे एक टेस्ट मैच जीते हैं, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज हमसे आगे हैं, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है भाई। लेकिन ब्रो मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ, 9 टेस्ट मैचेस ही हुए हैं। अगर ये 9 वनडे में से एक वनडे जीते होते तो अपनी बात डिस्कस नहीं कर रहे होते। 9 T20s में से एक T20, जो क्यों टेस्ट मैचेस इतना इंपॉर्टेंट होता है? अगर तेरे से कोई पूछे तो व्हाई टेस्ट मैचेस आर सो लाइक इतनी बड़ी बात है कि 9 में से एक ही टेस्ट मैच जीते हम। देख पहले तो भाई वो सब बातें कि टेस्ट मैच बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू होल्ड करता है एज अ फॉर्मेट, ये सब प्राइड वाला वो सब साइड रख के एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है भाई कि मैच जितना बड़ा होता है ना, उतनी ज्यादा बेहतर टीम के जीतने के चांसेस। मतलब कि छोटा मैच जैसे 20 ओवर का है तो उसमें कोई भी किसी को हरा सकता है। बारिश हो गई तो वो और ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा कि जो टीम भाई ऑन पेपर भले स्मॉल है या कमजोर है वो भी जीत सकती है, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, वो क्लियर कट भाई विनर दिखाता है, क्योंकि टेस्ट मैच में कई ऐसे मौके आते हैं जहां से वो चेंज हो सकता है। अगर तुम पीछे भी हो तो तुम मैच में कमबैक कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने सारे मोमेंट्स में ही हक दिया तभी तुम टेस्ट मैच हारोगे, नहीं तो एटलीस्ट तुम ड्रॉ करा लोगे, ठीक है। तो अब भाई उससे पता चल रहा है कि हमने कितना खराब खेला है कि हम 8 या 7 टेस्ट मैच हारे, एक ड्रॉ हुआ है और एक जीते लास्ट के 9 टेस्ट मैच। पॉइंट बताता हूँ ठाकुर की इस बात को वैलिडेट करते हुए कि T20 में तुम इतना होम और अवे को सीरियसली नहीं लेते। डजंट मैटर कहाँ खेल रहे हो, मोटा मोटी चल रहा है। लेकिन टेस्ट मैचेस में पूरा पूरा मुद्दा ये होता है कि किसके घर में जाके, अगर किसी के घर में एक टेस्ट मैच में जीत लो तो बहुत बड़ी बात होने लगती है। तो ठाकुर, सबसे पहले अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक चीज बोल देता हूँ कि देखो भाइयों, अगर आप लोग देखते हो तो मैं लिटरली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। महीने के 50 रुपए भाई, 50 रुपए। आई एम प्रिटी श्योर किसी को तुम चॉकलेट फ्लावर्स देते होंगे ना, इससे ज्यादा खर्चा होता होगा तुम्हारा। हमको दे दो, बहुत ज्यादा कंटेंट देंगे। और अगर तुम क्रिकेट नर्ड्स हो तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें बहुत मजा आएगा हमारे क्या कहते हैं मेंबर्स ओनली कंटेंट में। अगर मेंबर्स ओनली नहीं बन पाते, तुम्हें लगता है नहीं भाई 50 रुपए तो इन दोनों को नहीं देंगे, दोनों की दाढ़ी और मूंछ है, तो एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए लिटरली एक टच है, सब्सक्राइब एक टच है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ब्रो सबसे पहले मैं पॉइंट लाता हूँ कंसिस्टेंट कोलैप्स। अब पता है किसी को भी तू पूछेगा ना, सब लोग ये बोलेंगे कि हाँ यार इंडिया की टीम का कोलैप्स होता है। इनफैक्ट कोई ये पॉइंट भी देगा, उसको बोलेगा इसमें क्या अलग बता रहा है तू। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितना अलग है। जब मैं रिसर्च कर रहा था मेरा दिमाग थोड़ा ब्लो आउट हो गया कि ये क्या देख लिया। तो बांग्लादेश का पहले टेस्ट मैच से लेकर अभी तक का जो इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच हुआ है, इसमें 20 बैटिंग इनिंग्स है। ये मैंने एक बारिश वाला इनिंग हटा दिया ऑस्ट्रेलिया, तो 20 बैटिंग इनिंग्स में 16 बार इंडिया की टीम कोलैप्स करी है। और ये 16 ऐसे कोलैप्स है जिसमें ना हमने 100 रन के अंदर 4 या उससे ज्यादा विकेट्स खोई है। तो इमेजिन कर 16 कोलैप्स। बेसिकली लास्ट 11 टेस्ट मैचेस में से, मतलब लास्ट 20 इनिंग में 80% ऑफ द टाइम हमारी टीम ने कोलैप्स ही किया। और उस कोलैप्स में भी मैं तुमको गजब चीज बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज हमारी बैटिंग टीम 6 विकेट खो रही है। 6 विकेट समझ रहे, आधी टीम ढह जा रही है 100 रन के अंदर। अब मैं ना और वो कोलैप्स में वो भी बता दे कि भाई वो मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर उनके विकेट्स नहीं, लोअर ऑर्डर के विकेट्स काउंट नहीं होते।
और मैं बहुत स्पेसिफिकली बता दूं, मैंने लास्ट के 4 विकेट को कोलैप्स में काउंट नहीं किया। कंपलसरीली टॉप या मिडिल ऑर्डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक फटाफट एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं बात करता हूं कि अब जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, 4 विकेट हमने 96 के अंदर खोई थी और चारों के 4 टॉप ऑर्डर थे। न्यूजीलैंड के सामने से बताता हूं, पहली इनिंग में हम लोग 46 में ऑल आउट हो गए। सेकंड इनिंग में हमने 52 रन में 7 विकेट खोई थी, 4084 फॉर 3 से 462 पे ऑल आउट हो गए। सेकंड मैच में न्यूजीलैंड के सामने 6 विकेट खोए थे 95 रन में, ठीक है, पूरी 156 में टीम ऑल आउट हुई। फिर 6 विकेट खोए 71 में न्यूजीलैंड के सामने। थर्ड मैच में 6 विकेट खोए 71 में। ऑस्ट्रेलिया के सामने आते हैं, पहले मैच में पहले 6 विकेट 73 रन में खो दिए, 150 पे ऑल आउट हो गए। फिर 1 फॉर 69 थे, 8 फॉर 141 हो गए। तो ऐसे पूरी लिस्ट है जहां पर हम लोगों ने कंसिस्टेंटली खोया। इनफैक्ट इंग्लैंड के सामने पहली इनिंग में 3 फॉर 440 थे हम लोग, वहां से 10 फॉर 471 हो गए। एंड सेकंड इनिंग में 287 पर 3 थे, उससे 364 पे ऑल आउट हो गए। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहां पर अगर तो किसी को बोलेगा कोलैप्स होना है, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ अपना मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, लो ऑर्डर फटाफट गिर रहा है। हम लोग कंसिस्टेंटली हमारी बैटिंग कोलैप्स कर रही है, और कोलैप्स में 100 रन के अंदर गिर रहे हैं। इसका पॉइंट ये है कि हम लोग ना रन बना रहे हैं, ना ओवर्स खा रहे हैं, और जस्ट गायब हो जा रहे हैं। और 2-3 विकेट की बात नहीं हो रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा होता है कि 2-3 विकेट गिरती है लेकिन उनका कोई ना कोई संभाल लेता है। हमारे साथ वो भी नहीं हो रहा है, पर एक कंसिस्टेंट कोलैप्स है। अगर ठाकुर तुझसे पूछूं 20 में से 16 इनिंग कितना बड़ा नंबर होगा भाई एक टीम कोलैप्स का? 20 में से 16 इनिंग टेस्ट मैचेस में तेरे हिसाब से कितना बड़ा नंबर होगा? 20 में से 16 इनिंग अगर कोई टीम कोलैप्स कर रही है तो वो तो फिर भाई जो क्रिकेट टीम में हम खेलते हैं वैसी वाली बात हो गई भाई कि भाई मतलब अब क्या बोलूं, ये तो शर्मजनक बात है भाई। 80% यानी ऑलमोस्ट तुम सर्टन हो कि तुम्हारा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट सर्टन, हाँ 110% सर्टन है। सर्टन है कि तुम्हारा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम्हारा कोलैप्स नहीं हो रहा है ना, तो वो एक इवेंट है इस नंबर के हिसाब से, ठीक भाई है? मैं देखो इनफैक्ट एक और गजब बात बताता हूं। मैंने जितने भी फर्स्ट बांग्लादेश से लेके अभी तक के, बांग्लादेश से लेके इंग्लैंड तक के पहले टेस्ट मैच में, खाली सेकंड टेस्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश ऐसा था जहां पर पहली इनिंग में कोलैप्स नहीं हुआ था या कोई कोलैप्स नहीं हुआ। वरना बांग्लादेश से लेके इंग्लैंड की लास्ट मैच तक हर मैच की फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स हुआ है। सेकंड इनिंग्स की बात नहीं कर रहा कि भाई फोर्थ डे आ गया, फिफ्थ डे आ गया, टर्न, सेकंड पहली ही इनिंग में कोलैप्स हो रहा है। आप इस चीज की डिग्री को समझो। मेरे हिसाब से ना ये इतना बड़ा पॉइंट है और इसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। अभिषेक नायर को हमने निकाल दिया, पता नहीं जो भी है, चलो अभिषेक नायर को हमने निकाला, हमने को शायद नया बैटिंग कोच हायर किया, लेकिन यहाँ पर है ना कोच। और सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम है ठाकुर क्या बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई गौतम गंभीर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुभमन गिल, जो भी बंदे आते हैं भाई उनसे कोई इस टाइप के सवाल ही नहीं करता। भाई बातें औरा की हो रही है, बातें ये हो रही है कि ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारा, उस पर क्या थॉट्स है। भाई ये मुझे बता, 20 में से 16 इनिंग्स में कंसिस्टेंट कोलैप्स हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है भाई, इतना कंसिस्टेंट कोलैप्स हो रहा है। और ये इंडिया टीम की बात करें जिसका बैटिंग ही जिसकी बात हो रही है, और इसमें लाइक्स ऑफ शुभमन गिल। और इमेजिन कर इस टीम में अगर जायसवाल या ऋषभ पंत नहीं होता तो मेरे को बेसिकली ऐसा लग रहा है 100 रन के अंदर हम तो ऑल आउट हो रहे होते। और ये टेस्ट मैचेस की बात हो रही है अक्रॉस द कंडीशन, इंग्लैंड में हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गए, अपने घर में 2 अलग अलग टीमों के सामने हो रहे, बांग्लादेश तक इसमें इंक्लूडेड है। तो जो सेकंड पॉइंट है मैं उस पर आता हूं फटाफट, दैट इज नॉन एक्सिस्टिंग सेकंड फिडल बॉलिंग। अब पता है बॉलिंग में अगेन सबको पता है बुमराह बहुत महान है, बुमराह हमको चला रहे, बुमराह के अलावा कोई नहीं है। ठाकुर ने रिसेंटली ना फर्स्ट टेस्ट मैच के दौरान मिडल में एक बहुत अच्छा रील डाला था, और मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत कम लोगों ने शायद देखा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा रील था। उसमें एक बहुत वैलिड पॉइंट ठाकुर ने उठाया था कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड चेंज सीमर्स हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है, और मैं उस चीज पे थोड़ा तुम लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है? आई होप तुम लोगों को दिख रहा है, राइट? एक कुछ भेजा है क्या मेरे को? नहीं यही है, ये सही है। ओके तो मैं तुमको बता दूं 2018 से 21 की बात में बताता हूँ। ओपनिंग सीमर्स जो हमारे थे, जो ओपनिंग पैर था, वो उसने 174 विकेट लिया था 26 के एवरेज से, और जो चेंज ऑफ सीमर्स आए थे उन्होंने 133 विकेट लिया था, ऑलमोस्ट सेम एवरेज से। इकोनॉमी हल्की सी बड़ी थी, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट मोर और द लेस सेम था। लेकिन सिंस 2020 अब इस चीज पे ज्यादा फोकस करना, लास्ट 3 साल में ओपनिंग सीमर्स ने 102 विकेट लिए 23 के एवरेज से, और 42 का स्ट्राइक रेट। हर 8वीं ओवर में एक विकेट आ रहा है और 23 रन देके एक विकेट आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जसप्रीत बुमराह का। लेकिन जो चेंज सीमर्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट चेंज आ रहा है, उन्होंने पिछले 3 साल में 48 विकेट्स लिए, 38 के एवरेज से, और 58 का स्ट्राइक रेट है।
भाई साहब, और एक 5 है और एक 4 है, तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा जो चेंज ऑफ सीमर्स है वो जस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। वो लोग रन ज्यादा दे रहे हैं, वो लोग विकेट्स बिल्कुल नहीं ले रहे और बॉल बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इस पे तेरे क्या थॉट्स है एज अ बॉलर, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर तू नंबर्स को फिर से देखेगा, जो लास्ट के 3 साल के नंबर्स थे, तो उसमें तुझे जो परसेंटेज वाइज अगर तू जब उनको काउंट करना शुरू करेगा तो तुझे पता चलेगा कि एवरेज जो है वो 50% से इंक्रीज हो रही है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 30% से इंक्रीज हो रही है। समझ रहा? मतलब कि भाई जो मतलब इतना बड़ा डिक्लाइन शायद ही मुझे किसी सेट ऑफ चेंज पेसर्स में दिखेगा। अगर मैं बड़े कुछ 4-5 देशों की बात करूं तो जो क्रिकेट में मेजरली खेलते मैं हैं। इसमें एक बात बता दूं कि इसमें से 6 टेस्ट मैचेस तो इंडिया में ही बड़े, बहुत सारे टेस्ट मैचेस आउट ऑफ क्या कहते हैं इंडिया के बाहर हुए, पेस फ्रेंडली कंडीशंस में। ओके, तो यहाँ पे ना भाई, अब ये एक बहुत बड़ा ग्लेरिंग होल है। ये मैंने उस दिन देखा था, तभी मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा था। क्योंकि तू सोच, हम ये साफ साफ बता रहा है कि हम जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। कोई सिराज वाली बात पे शायद उतना ज्यादा वो मैच नहीं करेगा किसी के थॉट्स पर। सिराज ने हमारे लिए बहुत सारे ओवर्स डाले हैं टेस्ट मैचेस में, ठीक है। बुमराह के बाद सबसे ज्यादा वर्कलोड उसी ने झेला है अक्रॉस द फॉर्मेट। तो कहीं ना कहीं भाई, जो एक दो चीजें, एक हमारे चेंज जो पेसर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और उसमें भी एक और पॉइंट ये भी है कि हमारे चेंज पेसर्स कंसिस्टेंट भी नहीं रहे। न जाने कौन कौन खेलता है भाई हमारे जो चेंज पेसर्स है उसमें। मैं ठाकुर की बात को वैलिडेट करते एक बात बताता हूँ। तो ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 2021 से 2025 तक का डेटा है कि ऑन एन एवरेज, मैंने बेसिकली एवरेज वाइज मैंने इसको सॉर्ट किया है। तो जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली पिछले 4 साल में सबसे बेस्ट है, 127 विकेट लिए, 17 की एवरेज है। अब नेक्स्ट इंडियन तू देखने की कोशिश करेगा ना, तू डायरेक्ट नीचे यहां दिख रहा है कैमरॉन ग्रीन के नीचे मोहम्मद सिराज तुझे दिखेगा, जिसने 32 मैचेस में 86 विकेट्स लिए, लेकिन एवरेज देख 32 की। हमारा जो मेन बॉलर है वो 17 की एवरेज से विकेट ले रहा है, जो सेकंड बेस्ट बॉलर है वो 32 की एवरेज से विकेट ले रहा है। ऐसा भी नहीं चलो 17 बहुत बेटर होता है, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट 24 हो, 25 हो, 23, 24 हो, 17 से डायरेक्ट 32, ये जो बीच का डिफरेंस है वो कितना ग्लेरिंग है। लेकिन जो ठाकुर ने बात बोली कि चेंज ऑफ बॉलर्स, देखो मोहम्मद सिराज के अलावा कोई इंडियन इसमें दिखेगा ही नहीं पिछले 4 साल में। एक और पॉइंट है जो तू यहाँ पे देख सकता है कि मोहम्मद सिराज ने डाले 765 ओवर्स और बुमराह ने डाले 766, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, मैंने गलती से उसको वो कर दिया क्या? ओके, सॉरी। हाँ, कंटिन्यू, बोल दिखेगा स्क्रीन पे। हाँ, तो तू देख सकता है कि भाई कितना ज्यादा वर्कलोड उन दोनों ने झेला है, और उसके बाद भाई कोई कंसिस्टेंट यहाँ पे रहा ही नहीं है जिसने मतलब बॉलिंग करी हो उतनी ज्यादा। कभी आकाशदीप, कभी प्रसिद्ध कृष्णा, कभी कोई। आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है भाई, कोई यूनिक मतलब कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। ये इसमें मैंने इसको सॉर्ट किया 2021 से, ऐसा नहीं लास्ट 10 साल, 2021 से लेके मैंने इसकी सॉर्टिंग बनाई है। 50 की एवरेज तक नेक्स्ट मोहम्मद सिराज के अलावा कोई पेसर आया ही नहीं है। और इसका क्राइटेरिया मैंने बहुत सिंपल रखा था कि मिनिमम अपने क्या कहते हैं, मिनिमम 5 कितने 1 मिनट मैंने मिनिमम 75 विकेट्स लेने चाहिए। तो इसका पॉइंट ये है कि या तो बुमराह विकेट लिया और जो थोड़ा बहुत सिराज लिया, उसके बाद कोई ऐसा पेसर ही नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली विकेट लिया। मैं देखो एक और गजब स्टैट बताता हूँ, ये है लास्ट 12 साल का, ठीक है। ये अगेन मैंने इसको सॉर्ट किया, अगेन एवरेज के हिसाब से सॉर्ट किया, मोस्ट विकेट। हाँ, ये बेसिकली लास्ट 1 महीने में। यार ये बार बार स्क्रीन हट क्यों जा रहा है? ओके, तो ये जो तेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें मैं बेसिकली बता रहा हूं कि लास्ट 1 महीने में सबसे ज्यादा, लास्ट 1 साल में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए टेस्ट मैचेस में। नंबर 1 पे है अपना अटकिंसन, उसने कुछ 12 मैचेस में 55 विकेट लिए, 22 की एवरेज। और कहीं ना कहीं फेयर है कि भाई उसको कहीं ना कहीं सपोर्टिव कंडीशंस भी है। बुमराह है नेक्स्ट एज वेल, 10 मैच में 51 विकेट, 16 की एवरेज, पागल आदमी है, ठीक है। 16 की एवरेज से खेल रहा है। नेक्स्ट इंडियन तो ढूंढ, अगेन डायरेक्ट ए रहा मोहम्मद सिराज, अगर तेरे को दिखेगा मार्को यानसन के नीचे दिखेगा। मार्को यानसन ने 5 मैच में 28 लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने पिछले 1 साल में 10 मैच में 28 विकेट्स लिए और एवरेज 38 का है। टेस्ट मैचेस में 38 के एवरेज से बंदा विकेट ले रहा है। और सबसे गजब बात देख, 58 की है ना स्ट्राइक रेट है, मतलब कितना, 10वें 10वें ओवर में 1 विकेट ले रहा है। अगर 5 ओवर का एक स्पेल मारो तो सेकंड ओवर स्पेल के भी एंड में 1 विकेट जाके ले रहा है। कितना ज्यादा ग्लेयरिंग। और इससे गजब बात, और
थर्ड डायरेक्ट आता है आकाशदीप। अगर देखो एकदम एकदम लास्ट नाम देख, एकदम लास्ट नाम, 6 मैच 12 37 की एवरेज और 64 का स्ट्राइक रेट। और इसने एक गजब बात है कि एक ही मैच इसने मेरे हिसाब से ना बाहर खेला, दैट इज ऑस्ट्रेलिया में शायद एक ही मैच, एक या 2 मैच खेला था, और मेजोरिटी ऑफ द विकेट्स ने इंडिया में खेली है। तो जो नॉन एग्जिस्टेंट सेकंड फिडल का बॉलिंग है ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग है। हमने चलो उसको हटा दिया, क्या कहते हैं, जो हमारा अभिषेक नायर को हटाया, हमारा बॉलिंग कोच से सवाल उठता है, और बहुत बड़ा सवाल मॉर्ने मॉर्कल से उठता है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बोला था कि इससे अच्छी बॉलिंग तो शायद मॉर्ने मॉर्कल आज के टाइम में भी कर लेगा। ब्रो ठाकुर, इसमें मुझे एक बात बता, क्या हमारे पास उस लेवल के बॉलर्स नहीं है, या हम लोग बॉलर उस तरह से नहीं खिला रहे? ये कहीं ना कहीं पॉइंट भी है, टेक्निकल ब्लंडर्स जो तूने रखा है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या दिक्कत है, देखो लगता है हमारा अब उस लेवल का बॉलिंग बचा ही नहीं। और ये टेस्ट टीम की बात कर रहे हैं यार, इंडिया की, जो एक टाइम पे जिसने ऑस्ट्रेलिया को दो बार ऑस्ट्रेलिया में लपेटा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में लपेटा, अफ्रीका को अफ्रीका में लपेटा, आज उसके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। भाई हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो बहुत सारे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको खिलाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अब जैसे रीसेंट एग्जांपल ले लो, जिस पिच पे प्रसिद्ध कृष्णा खेला उस पिच पे प्रसिद्ध कृष्णा की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। शायद आकाशदीप, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह फॉर लेफ्ट आर्म एंगल, ये तीनों ही शायद उससे बेटर हो सकते थे। कोई भी बोलेगा 4 या 5 विकेट लिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, पर वो किस हालात में विकेट लिए हैं वो सबको पता है, जिसने आंखों से वो मैच देखा था, कि पूरा कुत्ता बना दिया था प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग में, ठीक है। 6.5 की इकोनॉमी से वो टेस्ट मैच में रन खा रहा था। शायद बॉलिंग नहीं करता तो जीत जाते, शायद विकेट बॉलिंग ना करता तो शायद हम लोग जीत जाते, ऐसा सिचुएशन था। तो भाई मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरी टेक्टिकल मिस्टेक्स हैं, जो फर्स्ट चेंज को प्रॉपरली ना खिलाने की, नॉन एग्जिस्टेंट सेकंड फिडल बॉलिंग वाली जो बात है, वो पूरी मतलब एक आंखों के सामने एकदम क्लियर हो चुका है कि हमारे पास या फर्स्ट चेंज सीमर्स तो है ही नहीं, और स्पिनर्स तो ठीक है, चलो हम एक दो जो भी खिलाते हैं उनकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन यार मैं तो बहुत नाखुश हूँ इस चीज से भाई। अगेन स्पिनर्स पे भी ना ये कोई स्पिनर्स अभी भी हैं, कुलदीप यादव वगैरह, मैं तो पेसर्स भी मानूंगा। लेकिन मैं पता है यहीं पे बहुत लोगों को आर्ग्यू करना चाहता, जो बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि विराट कोहली अपने टेस्ट टीम में जस्ट लकी थे क्योंकि उसको बहुत अमेजिंग फास्ट बॉलर्स मिले थे। फास्ट बॉलर्स आज भी उतने ही अच्छे अच्छे अपने पास हैं। उसने ईशांत शर्मा, उमेश यादव सबको डेवलप किया, आगे गए, ठीक है, धोनी से उसको मिले और डेवलप होते गए। विराट कोहली ने तुमको बुमराह छोड़ा, तुमको सिराज छोड़ा, ठीक है, और सेट ऑफ कुछ पेसर छोड़े। दिख रहा है हमको हमारी सिचुएशन क्या है। मैं कोई विराट कोहली की बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि उस बंदे ने कितना ब्रिलियंट काम किया और हम लोग कितना ज्यादा लैग कर रहे हैं सडनली। क्योंकि यार उसका माइंडसेट क्लियर था ना कहीं बॉलिंग को लेके, कि मेरे को 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले वैसे बॉलर्स चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटे हमने 2 पॉइंट पे खत्म किया। हमारी कंसिस्टेंट कोलैप्स है बॉलिंग में, बहुत स्पेसिफिक हमारी इशू है कि सेकंड फिडल बॉलिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। स्पिन में तो भी इतना इशू नहीं है। लेकिन थर्ड पे आते हैं, जो मेरा पॉइंट है वो है इनकंसिस्टेंट टीम सिलेक्शन। अब क्वेश्चन ऑफ विजन मैंने इसको रखा था। अब भाई ये टीम सिलेक्शन का है ना, कुछ ऐसा थ्रेड मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था और उसको अच्छा खासा वीडियो चल गया इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली बोला था कि एक सेट ऑफ पैटर्न है कि हम लोग स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, बाहर से बंदे लाते हैं, फिर स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, फिर बाहर से बंदा लाते हैं, और जब भी वो सिलेक्शन हो रहा है उसमें हर बार इस टाइप का बंदा आएगा, तुम्हें लगेगा ये क्यों आया। अब जैसे कि न्यूजीलैंड के सामने वॉशिंगटन सुंदर आया, हालांकि उसने 7 विकेट ले लिए तो सब चुप हो गए। अगर वही बंदा विकेट नहीं लेता तो सब लोग पूछ रहे थे कि सिलेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि पिछले 4 साल में तो उसने कुछ नहीं किया था डोमेस्टिक, लिटरली कुछ खास नहीं किया था उसने, ठीक है। तुम उसी तरह तुमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, उसी तरह तुम इंग्लैंड में देखा। उसके अलावा एक जो मैं पैटर्न की बात करता हूँ, स्क्वाड हटा देते हैं, तेरे को लग रहा है ठाकुर की कंसिस्टेंटली हम लोग 11 भी गलत सिलेक्ट करें। जैसे कि बॉर्डर गावस्कर, मुझे आज भी याद है कि पिंक बॉल टेस्ट में, पहले टेस्ट में जो तुमने वॉशिंगटन को खिलाया जहां जडेजा खेलना चाहिए, फिर पिंक बॉल टेस्ट में जहां तुम्हारे पास आकाशदीप जैसा बंदा है जो सी मूवमेंट के लिए नेचुरली सी मूवमेंट बहुत अच्छा करता है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और नेचुरली दिखता है कि पिंक बॉल का बहुत अच्छा बॉलर हो सकता है, तुमने उसको नहीं खिलाया। फिर जब आकाशदीप को खिलाया, क्या वहां आकाशदीप खेलना चाहिए था? पर्थ जैसे पिच पे तुमने कृष्णा को नहीं खिलाया, लेकिन चलो भाई हम तो बुमराह की जीनियस से जीत गए। तो देखो एक चीज लग रहा है कि कंसिस्टेंटली एक विजन का लैक कर रहा है। जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला पॉइंट है, उसमें कोर्स अलग है और हॉर्स अलग है, क्योंकि जहां पर जिस बंदे को फिट करना वहां पर वो बंदा खेल ही नहीं रहा है, वहां पर वो बंदा बैटर हो या बॉलर हो खेल ही नहीं रहा है। इस को दिख रहा है मेरे को तो भाई कभी कभी ना
समझ ही नहीं आता कि क्या इसमें कोई पैटर्न है भी, या जैसे जिस रील की तूने बात करी उस रील पे एक बंदे ने कमेंट किया था जो मेरे को याद है, उसमें ऐसा था कि भाई ये लोग आपस में इंकी पिंकी पोंकी खेलते हैं और जो जीत जाता है वो टीम में खेल लेता है। मतलब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे टीम सिलेक्ट होती है, क्या विजन रखा जाता है टीम सिलेक्ट करने में। अरे ठीक है, एक पॉइंट होता है कि टीम ट्रांजिशन से गुजरती है तो तुम मान लो कुछ चीजें फेस कर रहे हो। भाई यहाँ कोई ट्रांजिशन से नहीं गुजर रही, ट्रांजिशन से तुम तब गुजरोगे अगर तुम्हारे पास बुमराह मतलब कंटिन्यूस अवेलेबल ही नहीं रहेगा। अभी तो तुम बहुत ज्यादा बर्डन उसके ऊपर डाल के चला रहे हो अपनी बॉलिंग को, ठीक है, या अपनी बैटिंग में तुमको पता था कि भाई हाँ हमारे पास ये लोग है। भाई बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स के जो सिलेक्शन है तुम सब में ही कुछ ना कुछ इधर उधर लफड़ा कर दे रहे हो, मेरे को समझ नहीं। अब यार जडेजा अश्विन के होते हुए तुम वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, आकाशदीप के होते हुए तुम प्रसिद्ध कृष्णा को बीजीटी सॉरी हर्षित राणा को तुम बीजीटी में खिला दे रहे हो, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा भी था तुम्हारे पास जो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए सबसे सूटेबल हो सकता था कि भाई एक्स्ट्रा बाउंस दिस दैट। मैं इस पे एक अभिमन्यु ईश्वरन बेचारा हर बार स्टोन पेपर सीजर में हार जा रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है भाई। मैं देखो एक और इतनी गजब बात है कि अभी पता है बहुत लोग बोलते हैं ट्रांजिशन से गुजर रही है, तो मेरे को ये बता कि पहली बार ट्रांजिशन कितनी बार ट्रांजिशन से हुआ है कि हम लोग न्यूजीलैंड जैसी टीम से अपने घर में हार रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भाई ट्रांजिशन से गुजर रहा है। मेरे को याद है लोग मेरे को बहुत बोल रहे थे कि धोनी के अंडर हम लोग है ना 4-0 इंग्लैंड में होते 4-0 ऑस्ट्रेलिया में होते। मैं उसका तुम लोगों को कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ। जो 4-0 इंग्लैंड में होते 4-0 ऑस्ट्रेलिया में, बड़े से बड़ा नाम गायब हो गया था टीम से। उसके बाद इंग्लैंड से जब हम लोग घर में आ रहे थे, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की लास्ट सीरीज थी वो, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक सहवाग ने एक मैच खेला था और वो बेसिकली लास्ट हो गया था, गौतम गंभीर बाहर हो गया। उसके बाद हरभजन सिंह भी वो बॉर्डर गावस्कर आखिरी खेला और जस्ट वहां से फेड अवे हो गया। धोनी ने एक नई टीम बनाई, ठीक है, जहां पे अश्विन आया, जडेजा आया, मुरली विजय आया, शिखर धवन ने डेब्यू कर लिया, विराट कोहली नया था, ठीक है। इन सब बंदों को लेकर 4-0 अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया था। तो ये बातें नहीं कि हाँ भाई ट्रांजिशन से गुजर रही है, ट्रांजिशन से गुजर रही क्या मतलब 9 में से 1 मैचेस हारेंगे क्या? मेरे को बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि जो रूट के अंदर है ना कुछ 17 मैचेस में से कुछ 1 या 2 या 5-10 ही वो लोग जीत पाए थे जब वो पूरा उनका खराब टाइम था, तो वो लोग कोई ट्रांजिशन से नहीं गुजर रहे थे। वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम लोग खराब टीम है। इनफैक्ट जब बेन स्टोक्स आया तो उसने तो सेट ऑफ बैटर्स को हटा के ऐसे बैटर्स को लाया जो 34-35 की एवरेज कर रहे थे डोमेस्टिक में, और उनसे बंदे ने जीतना चालू किया। भाई तो कुछ भी बोल, तो ये पूरा बोलना कि नहीं ट्रांजिशन से गुजर धोनी वाली बात है उस पे कंटिन्यू करते हुए बस ये बोलूंगा कि भाई उसमें हमारे इंजरी जो कंसर्न्स थे वो कितने सारे थे, वो जाके कभी रीड करना तो तुमको पता चलेगा कि कैसा होता है ट्रांजिशन। कि भाई पंकज सिंह, आरपी सिंह भारत से जाके पंकज सिंह तो बहुत अच्छा था। जहीर खान तेको याद है ना, हाँ चोटिल हो गया था वो, हाँ 3 ओवर के बाद 3 ओवर डाला और उसके बाद बाहर हो गया वो, ठीक है, उस मैच से, इंग्लैंड टूर से बाहर, ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर। धोनी पता रो देता, मेरे को लगता है ना धोनी स्टुअर्ट बिनी बॉलिंग, भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे को आज भी याद है, स्टुअर्ट बिनी बॉलिंग डाल रहा है, एक कैच आ रहा है वो भी छूट जा रहा है भाई ये तो लेकिन ये वाला सीरीज तो भी अच्छा था, एटलीस्ट एक मैच तो जीते थे लॉर्ड्स वाला, एक ड्रॉ किया था अपने ने ये। लेकिन ये जो जहीर खान जो 4-0 हुए थे, अगर तुम जाके देखोगे हमारे पास एक्चुअली में कोई उसको एक्चुअल हर बार कोलैप्स हो रहा है, धोनी आ रहा है पीछे से 100 के ऊपर स्कोर पहुंचा रहा है, फिर ऑल आउट हो जा रही है टीम। और मैं इसमें भी तुमको एक बात बता रहा हूँ कि उस टाइम पे भी किसी ने ये बहाना नहीं देखा ट्रांजिशन से गुजर रही है, भाई बंदों को हटाया, ठीक है, रोया नहीं बैठ के कोई। लेकिन ठाकुर अपने लास्ट सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज एमेच्योर टेलेंट बैटिंग, जो तेरा पॉइंट है, गो फॉर इट ब्रदर। भाई जो एमेच्योर टेल एंड बैटिंग है उसके ऊपर बात इसलिए करना ज्यादा जायज है क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट मैंने 9 मैचेस का डेटा कलेक्ट किया था और उसमें जनरली ऐसा था कि भाई हम ऐसे बॉलर्स को खिला रहे हैं जो बैटिंग कर सके, ठीक है, जो कि गंभीर का स्टाइल है वाइड बॉल क्रिकेट में। तो मैंने वहां से डेटा 1 बाय 1 मैच कलेक्ट करना शुरू किया और जो डेटा का क्राइटेरिया वो ये है कि 6ठा विकेट कब गिरा था और 10वां विकेट कब गिरा, ठीक है, मैच बाय मैच, और फिर वो रन उस बीच कितने रन बने उसका पूरा था। तो कुछ मैंने एवरेज निकाला था भाई 16 इनिंग्स का 9 मैचेस में, जिसमें हमारे कुछ रन बने हैं ऑन एवरेज 59। अब 59 रन बहुत कम होते हैं जब तुम्हारा नंबर 8 एक प्रॉपर बैट्समैन है, मतलब एक ऑलराउंडर है जो बैटिंग कर सकता है, ठीक है।
6 विकेट गिरने के बाद जो बंदा आ रहा है नंबर 8 पे, वो तो तुम ऐसा खिला रहे हो ना जो बैटिंग कर हर्षित सकता राणा है। को तो यही बोल के खिला रहे थे, हर्षित राणा को तो यही बोल के खिला अरे रहे थे। हर्षित राणा तो फिर भी 9 पे खेलता था भाई, जैसे वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है, कभी नीतीश रेड्डी खेला था, हाँ कभी जडेजा खेल रहा है, मैं एक भूल ही गया। ऐसे लोग खेल रहे थे ना। और तू सोच बॉर्डर उसके गावस्कर। साथ जो नंबर 8 पे आ रहा है, उसके साथ या तो नंबर 7 वाला या कोई भी मतलब जो बैटिंग कर रहा है वो टॉप भी और एक उसके ऊपर बैट्समैन वाला है। बैट। हाँ वो भी एक बैट्समैन है, और वहां से तुम सिर्फ 60 रन बना रहे हो, ठीक है। उसमें भी जो 59 की एवरेज निकल के आ रही है भाई, वो बहुत ज्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि बीजीटी के जो थर्ड टेस्ट हुआ था उसकी पहली इनिंग में हमने वो जो 4 विकेट का स्पैन था उसमें 119 रन बनाए थे। साथ ही बीजीटी का जो फोर्थ टेस्ट था उसकी फर्स्ट इनिंग में हमने वो 4 विकेट के स्पैन में 178 रन बनाए थे, जहां पे नीतीश रेड्डी ने सेंचुरी मारी थी और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन मारा था, ठीक है। और जडेजा के उसके ऊपर कुछ 40 ऑड समथिंग उससे ज्यादा रन थे। तो ये तो मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन है हमारे लिए। जैसे मैंने कई जगह पे लिख रखा है कि भाई इतने रन बने थे, तो ये स्टैट मैं तेरे को भेज दूंगा, तू शेयर कर सकता है। तो जैसे थर्ड टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड जो था उसमें फर्स्ट इनिंग्स में 60 रन बने, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें एक और चीज नोटिस की, सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर उस दौरान बैटिंग करें, ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने ऊपर वो नाइट वॉचमैन के रूप में किसी को शिफ्ट किया था। तो ऐसे वो चीजें मैंने नोट मोहम्मद कर सिराज। रखी है। तो भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, 59 रन विद 2 बैट्समैन 3 बॉलर, टोटल 5 लोग मिला के सिर्फ 59 रन बना रहे हैं। वो बैट होल्ड नहीं कर रहे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और तुम प्रॉपर बॉलर्स इसलिए नहीं खिला रहे हो कि वो बैटिंग कर सकते। तो भाई तुम ना यहाँ के रहे ना वहां के, दोनों बाजू से तुमको मार ही खानी है। जो जो इसका बॉर्डर कोई गावस्कर में हम सेंस लोग ही बोल नहीं रहे थे रहे। कंसिस्टेंटली। लेकिन ठाकुर मैं इस पे एक तीर से और चल अपने हटा देता, अपने ये उम्मीद नहीं करते कि अपने जो बैटर्स आएंगे वो बहुत रन मारेंगे। देश में अगर मैं इंग्लैंड को थोड़ा बहुत हटा दूं तो ऐसा कोई भी कंट्री के या ऐसे कोई भी बैट है नहीं कि जिसके जो टेल एंड या बॉलर है वो बहुत अच्छे बैटर हो। तू पैट कमिंस एक काइंड ऑफ एनोमली बोल सकता है, बाकी मिचेल स्टार्क भी वैसा नहीं रहा। हेजलवुड नथान लाए तो लिटरली खाली बैट पकड़ते हैं। रबाडा या यानसन कहीं ना कहीं अच्छा, बाकी रबाडा एनगीडी। लेकिन मैं जो पॉइंट बोलना चाहता हूं कि हमारे बैटर्स और उन लोगों में फर्क क्या देखो दिखता है, हमारे भाई मतलब वो बॉलर्स। लोग बैट बैट होल्ड बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बॉल्स खेलते हैं। तू तो पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलो करता है, तुझे याद है ना साजिद खान ये लोगों ने कैसी बैटिंग करी थी पीछे से आके, नोमान जो अली उनके भाई, स्पिनर्स थे, नोमान अली ने। नोमान अली की मैं बात बता रहा हूँ। नोमान अली उनका लेफ्ट आर्म चाचा, उसको सब लोग बोलते हैं, उम्र में बहुत शायद बड़ा है वो। भाई वो बंदा बिल्कुल शॉट नहीं खेल पाता, लेकिन उसको तुम बोल दो वो अपनी जिंदगी के लिए 100 बॉल खेल जाएगा नंबर 9 10 पे आके। मैं इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था, 50 रन मारे थे, जिस तरह से खेला था तुम लोग जाके देखो। इंडिया का भाई लास्ट मिचेल स्टार्क का जो जो स्टैट मैं बता रहा हूँ, मिचेल स्टार्क ने पिछले 6 साल में सिर्फ 2 बार 40 से ऊपर रन बनाए, दोनों बार WTC की फाइनल में। सोचो। और फर्क है भाई, माइंडसेट का फर्क मैं बात करता हूँ। मैंने जो सबसे ज्यादा अपनी टेलेंट बैटिंग के साथ देखा है ना, मेरे को लगता है बुमराह मोर देन कैपेबल बैटर है। एटलीस्ट ईशांत शर्मा वाला काम कर सकता है कि कर सकता है। मोहम्मद सिराज मोर देन कैपेबल लगता है। प्रसिद्ध कृष्णा या बाकी सब भी मोर देन कैपेबल है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि टेलेंडर्स कोई खुद का अपने दिमाग लेकर नहीं आते, उनको पीछे से बताया जाता है कि इस तरह से आपको खेलना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ये बताया जा रहा है कि भाई तू चढ़ के खेल, मार के खेल। जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा स्पेसिफिकली आउट हुआ शोएब बशीर के भाई, और तू डीप मिड विकेट कुदाने की क्यों सोच रहा है? कौन है तू? एबी डिविलियर्स है भाई, बंदा खड़ा है डीप मिड विकेट में और सोच रहा है हेडिंग का डीप मिड विकेट में कुदा दूंगा। और ये कंसिस्टेंटली एक हमारा वो है कि हमारा टेल एग्जिस्ट ही नहीं करता लिटरली। मतलब वो जिस तरह से किसी ने ऑनलाइन बोला था कि डॉबरमैन जैसा है, शायद जॉय भट्टाचार्य ने बोला था कि भाई बॉडी अच्छा, टॉप अच्छा है, मिडिल पार्ट भी सही है, लेकिन टेल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसी तरह हमारा कि एग्जिस्ट। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, टेल एंडर्स की बैटिंग बहुत सीरियस है भाई। तुम रन्स मत मारो, लेकिन बॉल्स तो खाओ, बॉल्स तो खाओ। इवेंचुअली वो तुम्हारे आउटसाइड इनसाइड एज से रन्स आने आने आने। और जडेजा जैसा केपेबल बैटर मेरे को लगता है अगेंस्ट जा रहा है उधर। मोमेंटम शिफ्ट कर रहे हो, टेस्ट मैचेस में तुम बॉल खा रहे हो, तो तुम जो प्लेयर्स है उनको थका रहे हो, उनकी एनर्जी कहीं ना भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बात करी थी, अगर वहां पे वो लोग खेल जाते, इंडिया पूरा दिन खेल जाता, तो ओवरनाइट डिक्लेरेशन के टाइम इंडिया के पास हैवी रोलर चलाने का मौका रहता। क्या पता हम उससे पिच ज्यादा टूटती, हमारे पास ज्यादा, हम 5 विकेट से वो लोग जीते, शायद भले नहीं जीतते, 2-3 विकेट और गिरा लेते, मैच और क्लोज आ जाता, कुछ तो होता।
टाइम कम देते, रन्स थोड़े ज्यादा होते, लेकिन भाई टेल एंड की बैटिंग बहुत बड़ा इशू है, बहुत, मतलब एक पॉइंट आज के टाइम में ऐसा सिचुएशन है कि तुम मान के चलो, अगर हमारी, देखो कितनी गजब बात है कि कोलैप्स भी हो रहा है और हमारी टेल एंड बैटिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट फॉर लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भी एक कंसिस्टेंट, उनकी भी टीम में कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हैं, एटलीस्ट टेल एंड का रन्स तो मारते हैं, और उसी में हम 20 विकेट ले सके, वैसे बॉलर भी नहीं खिला रहे क्योंकि वो बैटिंग कर सके। भाई अब तुम्हें समझ आ रहा है एक्चुअल में कितना बड़ा इशू। अब ये मत बोलना कि ट्रांजिशन हो रहा है, बैड लक चल रहा है, जैसे मेरे को याद है न्यूजीलैंड के टाइम अपने जब क्रिटिसाइज किया था, कैसा सब लोग माथे पे चढ़ गए थे कि ए भाई एक बार हो गया तुम लोग चढ़ गए। भाई 11 टेस्ट मैचेस हो गए और एक कंसिस्टेंट पैटर्न है कि हम लोग कोलैप्स भी होते हैं, हमारी टेलेंडरी बैटिंग अच्छी नहीं कर पाती और हमारे सेकंड फीडर बॉलर भी नहीं है, बचा क्या। लेकिन लास्ट पॉइंट पे आते हैं ठाकुर, जो टेक्टिकल पैरालिसिस। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मोटा मोटी कवर हो सकती है, लेकिन अगर तेरे से पूछा जाए क्या सबसे मेजर तेरे को लग रहे हैं कि टेक्टिकल ब्लंडर्स हम लोग मार रहे हैं, कहां पर हम लोग टेक्टिकली बहुत ज्यादा पैरालाइज दिख रहे हैं? भाई ये जो हमने पिछले जितनी देर बात करी वो सब एक पॉइंट बन सकता है टेक्टिकल पैरालिसिस का। मैंने तो कुछ इंसिडेंट्स खाली नोट कर रखे थे पूरी रिसर्च करते टाइम। पहले तो भाई मैं बता दूं, ये जो 9 टेस्ट मैच में से सिर्फ हम एक जीते हैं और पूरी रिसर्च करनी पड़ी, मेरे लिए भाई इतना ज्यादा डिप्रेसिंग हो गया था कि मेरे को थोड़ी देर रूम के बाहर जाना पड़ा। भाई सर दर्द होने लगा, मैं हर एक मैच ध्यान से देख रहा हूँ कि साला इसमें हुआ क्या था। एक मैच भी बुमराह, वो एक मैच भी बुमराह, श्योर बुमराह पर्थ में। हाँ कंटिन्यू। भाई मेरे को सच में पूरा डिप्रेस्ड फील होने लगा था। मैंने कितनी डिटेल में चीजें लिखी है कि भाई मैं बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट खाली बताता हूँ कि तीसरा बीजीटी का जो टेस्ट मैच था जहां पे हमको फॉलो ऑन बचाना था और बस कुछ रन चाहिए थे, उसमें ये लोगों ने जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के पहले मोहम्मद सिराज को बैटिंग करने भेज दिया था, जो आउट होके आ गया था। अगर याद हो लास्ट विकेट बचा था, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने भाई पार्टनरशिप करके हमारा फॉलो ऑन बचाया था और वो लोग वापस लौट रहे थे तो वो वाला मीम बन रहा था द्रविड़ और लक्ष्मण के ऊपर। वो समझ रहे हो, मतलब ये एक इंसिडेंट है भाई कि कैसे हम कितने हम ये बता, लोगों को ये बता क्यों आकाशदीप के ऊपर मोहम्मद सिराज गलत है, क्यों? क्या आकाशदीप बेटर तू बता लोगों को, मैं जानता हूँ भाई आकाशदीप क्यों नहीं भाई, कितनी मतलब आकाशदीप इतना ज्यादा बेटर बैट्समैन है मोहम्मद सिराज से। अगर तुम उसके डोमेस्टिक के स्टैट्स देखो, तुम उसको बैटिंग करते देखोगे ना, तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि आकाशदीप कितना बढ़िया बैट्समैन है। उस दिन भी उसने 33 रन बनाए थे भाई, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ उस दिन उसने 33 रन बनाए थे और मोहम्मद सिराज शायद 1 या 2 रन पे आउट हुआ। भाई आकाशदीप का एक्चुअली में है ना डोमेस्टिक में 12 का एवरेज है, सोच 12 का एवरेज है, 72 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही भाई एक मेरे को बहुत अजीब चीज लगी थी जो मैं देख रहा था इन डिटेल वापस से। हम बहुत ज्यादा एक तो स्पिन हैवी ट्रैक्स बना रहे थे न्यूजीलैंड के सामने, ठीक है, उसमें भी भाई हम बैटिंग के चक्कर में वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, अश्विन को खिला रहे थे। भाई तुमने स्पिन हैवी ट्रैक्स में कुलदीप यादव को खिलाया होता, सिर्फ एक मैच खेला था वो बंदा, और नहीं वो शायद इंजर्ड भी हो गया था, उसके बाद भी हम लोगों ने डोमेस्टिक्स में जाके, मैं एक सबसे बड़ा उस सीरीज पे अपने डिस्कस किया था, तुम लोगों ने इतने स्पिन हैवी ट्रैक्स बनाए क्यों थे? भाई ठाकुर एक बहुत बार हमारे पॉडकास्ट में एक बात बोल चुका है कि पिच जितनी ज्यादा ट्रिकी या वो क्या कहते हैं टेम्पर्ड होगी तो एक इवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है कि कोई भी किसी को भी हरा सकता है ऐसी सिचुएशन। हाँ। जब बॉल इतनी ज्यादा टर्न हो रही थी और तुम्हें पता है कि हमारे बैटर्स नाकामा हो चुके हैं, ये सबको पता है कि हमारे बैटर्स स्पिन नहीं खेल पा रहे, एक नॉर्मल कंड्यूसिव स्पिन ट्रैक भी है ना हमको जिता देती, क्योंकि हमारे पास उनसे बेटर स्पिनर्स थे, हम लोग रन्स मारते हैं। लेकिन जो चीज इंग्लैंड के सामने हुई थी, अगर तुम्हें याद हो हैदराबाद में हम लोग हारे क्योंकि बहुत ट्रैक टर्न हो रहा था, उसके बाद से नेक्स्ट 4 मैचेस में बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे पास ज्यादा फार बेटर स्पिनर्स थे, हमने इवेंचुअली उनको हरा दिया। लेकिन यहाँ हमने उसमें बात हमारे स्पिनर्स पे आ जा रही थी, ठीक है। अब जब स्पिन हैवी ट्रैक्स थे तो बात बैटिंग की आ जा रही थी, जहां पे न्यूजीलैंड अपने आप को ज्यादा बेटर तरीके से अप्लाई कर रहा था। हमारे पास बेटर स्पिनर्स तब भी थे, लेकिन हमारे बैट्समैन कमजोर थे, इसलिए हम हार रहे थे। जैसे कि अगर याद हो टॉम हार्टली ने हमको वो वाला टेस्ट हराया था हैदराबाद वाला, वैसे ही अगर 2011-12 में जब हम इंग्लैंड से सीरीज हारे थे, हम सिर्फ इसी रीजन से हारे थे, हमने मोंटी पनेसर, ग्रेम सोन को इतना ज्यादा बड़ा दिखा दिया था उस सीरीज में जितने कभी वो थे ही नहीं। एक ही मैच जीते थे और वो भी अहमदाबाद की पिच पे जीते थे, जहां धोनी ने बोला था कि बहुत बेकार पिच है, ऐसा कुछ मेरे को याद है। कुछ मैं अब इससे ज्यादा स्पिन हैवी ट्रैक्स चाहता हूं अगली मैच में, कुछ बोला था और वहां हम लोग उसके मोंटी पानेसर ने हमको हैरान कर दिया था। तो ये बात समझो। अभी उसके पहले बोलेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग टर्निंग ट्रैक्स में, रिसेंट एग्जांपल जैसे देखिए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कोई स्पिन हैवी ट्रैक से नहीं हराया,
ट्रैक्स नॉर्मल ही थे, उनको पता था साजिद खान और वो नौशाद, वो लोग ज्यादा बेटर स्पिनर है, नोमान अली। इसमें सिचुएशन जो ठाकुर कहना चाहता है, स्पिन हैवी ट्रैक्स थे, लेकिन वो लोग ने अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन किया। हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, हमारे पास ऑलरेडी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स थे। हमारा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बैटर्स का। अगर ऐसी पिच बनती कि 4 से 5 दिन चलता, हम लोग जीत जाते, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जब टेक्निकल पैरालिसिस की मैं बात करना चाहता हूँ, जो कंसिस्टेंट हम लोग फियास्को करते हैं सिलेक्शन में, वो एक बहुत बड़ा इशू है भाई। वो इतना बड़ा इशू है कि हर मैच में ऐसा शायद ही कोई मैच होगा जिसकी 11 देख के मैं सोचता हूँ भाई क्या हो रहा है। तो एक मेरे हिसाब से एक टेक्टिकली हम लोग बहुत ज्यादा पैरालाइज्ड हो चुके हैं उसमें। मेरे को अब मेरा बहुत जेन्युइनली लगता है कि गौतम गंभीर को इस पे सोचने वाली बात है कि गौतम गंभीर शायद जिस तरह से व्हाइट बॉल में सोचता है उस तरह से शायद रेड बॉल में काम नहीं हो सकता, और वो व्हाइट बॉल में ज्यादा बेटर कर सकता है अगर रेड बॉल का प्रेशर हटा दिया जाए। और कुछ पॉइंट है तेरे पास? मतलब इसी बात पे मैंने ना एक चीज सोची थी कि भाई जैसे इंग्लैंड बीच में वो वाला अप्रोच फॉलो करता था कि ब्रेंडन मैकलम सिर्फ टेस्ट का कोच रहेगा, वैसा हम इंडिया में भी वैसा कुछ अप्रोच फॉलो कर सकते थे अगर हम चाहते। वीवीएस लक्ष्मण जो इतने टाइम से हमारा एनसीए का कोच एज ए सर्व कर रहा है, वो द्रविड़ का सक्सेसर हो सकता था, क्या पता वो ज्यादा बेटर कर लेता, क्योंकि हम लोगों का पहले से क्लियर था कि गौतम गंभीर व्हाइट बॉल में तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेड बॉल में गौतम गंभीर एज अ प्लेयर भी स्ट्रगल करता था, और गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है ना, वो शायद रेड बॉल के लिए उतना सूटेबल नहीं है। वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फिजिटी है, बहुत ज्यादा चीजें बहुत तेजी से फटाफट करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा ओवरडू करता है। वेरे रेड बॉल कहीं ना कहीं एक्चुअल में थोड़ा बहुत जडेजा ने बात बोली तो सही बोली थी कि 2-4 चेंजेस करना और फिर वेट करना, इट्स मोर अबाउट पेशेंस आई गेस, है ना। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी हम लोगों ने एक अच्छा वीडियो बना लिया, अच्छा डिस्कशन कर लिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे और कोई रीजन है जो तुमको लगता है हम लोग एक्चुअली में मिस करें, तुम लोग नीचे डालो। और अगर तुमसे मैं पूछूं कि इन 5 में से सबसे बड़ा रीजन तुमको अगर कोई पूछा जाए कि ये रिसेंट डिबाकल का है, तो वो कौन सा है? ठाकुर तुझसे मैं पूछूं, तेरे हिसाब से कौन सा सबसे एक रीजन अगर देखो पकड़ना, देखो लगता है कि यार ये अगर फिक्स हो जाए तो काफी चेंजेस हो सकते हैं? भाई अगर इनमें से एक रीजन मेरे को चूज करना हो सच में हंसी मजाक से हटके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम प्रॉपर बॉलर्स खिलाओ जो 20 विकेट ले सके। तुम्हारे बैट्समैन कितने भी रन बना रहे हैं ये वो कुछ मैटर नहीं करता, तुम 20 विकेट नहीं ले सकते, तुम मैच जीत ही नहीं सकते, ड्रॉ करा के कोई मतलब नहीं। और आज के टाइम में ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा भी सेम पॉइंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।